अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम मौजूद हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, टाइप्स ऑफ और कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस क्या होती है, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस क्या होती हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की कंडीशन क्या होती है, वो स्टडी करेंगे। और इसके साथ साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट सेकंड टाइप देखेंगे और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की कंडीशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो ये आज के हमारे टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है। मेरे बच्चा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझने से पहले, ठीक है, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। लेट सपोज हमारे पास ये वेव ऑफ लाइट है, जिसमें ये क्रस्ट है और ये क्या है, ट्रफ है। ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, एंड दीज आर द ट्रफ। ठीक है बेटा, तो एक वेव हो गई। लेट सपोज हम दूसरी वेव भी ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये दोनों वेव लेट सपोज इस पॉइंट पर कंबाइंड इफेक्ट डाल रही हैं। ठीक है, अगर ये दोनों वेव कंबाइंड इफेक्ट डाल रही हैं तो दो ही बातें पॉसिबल है। क्या? कि इन दोनों वेव का कंबाइंड इफेक्ट मैक्सिमम होगा या इन दोनों वेव का कंबाइंड इफेक्ट मिनिमम होगा। अब आपको देखने में ये लग रहा है कि ये दोनों वेव इस पॉइंट ए पर कंबाइंड इम्पैक्ट डाल रही हैं, तो भाई हमेशा इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या है मेरे बच्चा? ये जो डिपेंड करती हैं कंबाइंड इफेक्ट अगर ज़्यादा हो, ये डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? इनके क्रस्ट और ट्रफ, पहली वेव के और दूसरी वेव के क्रस्ट एंड ट्रफ के फॉल होने पर। ठीक है बेटा, क्या होने पर? फॉल होने पर। अब वो क्या कंडीशन होगी कि जनाब, जब क्रस्ट या ट्रफ या क्रस्ट क्रस्ट या ट्रफ ट्रफ एक दूसरे पर फॉल हो तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द वेव मिले, लाइक दैट। और वो क्या कंडीशन होगी कि मिनिमम मिले। लेकिन इन दो वेव का आपस में कंबाइन होना एक प्रिंसिपल के तहत होता है, जिसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो आप अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ कर आए। अब इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के तहत क्या है कि आपके पास दो वेव हैं। जब दो वेव कंबाइन होगी तो हमें एक रिजल्टेंट वेव मिलेगी। जब दो वेव्स कंबाइन होंगी तो क्या मिलेगी? उनका इम्पैक्ट एक रिजल्टेंट वेव मिलेगा। वो रिजल्टेंट वेव इन इंडिविजुअल वेव के मुकाबले में लेस इंटेंसिटी की भी हो सकती है, और ये रिजल्टेंट वेव इन इंडिविजुअल वेव के मुकाबले में हाई इंटेंसिटी की भी हो सकती है। ठीक है बेटा, सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल तो आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसके बगैर मैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिस्कस नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है क्या? हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी की सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से। ठीक है बेटा, किसकी वजह से? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से। और बेटा, इस मॉडिफिकेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से हमें जो है क्या मिलती है? रिजल्टेंट वेव मिलती है। वो कैसी होती है? इसका ताल्लुक जो है वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को हम फ्रिंजेस से पहचान सकते हैं। अब फ्रिंजेस से क्या मुराद है, ये ज़रा आप देखिएगा। फ्रिंजेस से मुराद है कि ये लाइन या ये पट्टियाँ, ठीक है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है रेड वन, आप इसे कलर्ड लाइन कह सकते हैं। इसके बीच में जो नज़र आ रही है आप इसे लेट सपोज डार्क लाइन कह सकते हैं। ठीक है, तो ब्राइट और डार्क लाइन नज़र आ रही है, ब्राइट और डार्क लाइन नज़र आ रही है। तो ये ब्राइट और डार्क लाइंस जो है बेटा आपको मिलती हैं। तो इन ब्राइट और डार्क लाइंस को हम नाम देते हैं किसका जनाब? डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का। ठीक है बेटा, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का, ये मैं भी आपको आगे मजीद दिखाऊंगा। तो ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए कि आप जो है इसको लिख सकें, बता सकें और देख सकें। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या डिस्कस किया भाई? अगर कोई इशू हो रहा हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे तो बता चुका हूँ मैं आपको
कि व्हेन वेव्स फ्रॉम टू सेम सोर्स, ठीक है, ये जो वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू सेम सोर्स। जब दो सेम सोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो जाती हैं, वो सोर्स सेम सोर्स तो हो, क्या सेम टाइम पे प्रोड्यूस कर रही होंगी या नहीं कर रही होंगी। बहरहाल यहाँ जो हमने वर्ड देखना है वो फेस कोहेरेंस देखना है, वो आगे जाकर मैं आपको सब डिस्कस करूँगा। ठीक है, ट्रैवल एंड सुपरपोज टू ईच अदर, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा तो वो एक दूसरे पर फॉल होंगी। देन अंडर द सुटेबल कंडीशन दे रीइंफोर्स टू ईच अदर। अब वो रीइंफोर्स टू ईच अदर से मुराद, जब वो फॉल हो रही हैं तो क्या एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट पे फॉल हो रहा है, या एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ पे फॉल हो रहा है, या पहली वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ पर फॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह रीइंफोर्स कर रही है एट सम पॉइंट एंड कैंसिल ईच अदर एट सम अदर पॉइंट्स। इस फेनोमेनन को हम नाम देते हैं किसका बेटा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का। ठीक है, कंडीशंस क्या होती हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। ठीक है, कंडीशंस क्या होती हैं। पहली कंडीशन जो है वो क्या होती है, फेस कोहेरेंस होती है बेटा। फेस कोहेरेंस से क्या मुराद है, एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करूंगा कि लेट सपोज ये एक दीवार है और यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, ये दीवार बिल्कुल टोटली 100% लाइट को ब्लॉक कर रही है, लेकिन जैसे ही ये गैप मैं प्रोड्यूस करूँगा, बहुत ही बारीक गैप एक मैं प्रोड्यूस करूँगा, तो ये सारी की सारी सोर्स ऑफ लाइट जो है वो किससे फॉल होना शुरू हो जाएगी, इस गैप से फॉल होना शुरू हो जाएगी। और ये जो गैप है, इस गैप को हम नाम देते हैं स्लिट का। ये जो बारीक गैप है इसे नाम देते हैं किसका मेरे बच्चा, स्लिट का। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं बहुत इजीली कह सकता हूँ कि ये लाइट सोर्स थी, इस लाइट सोर्स से मुझे सिंगल लाइट सोर्स मिल गई। ये लाइट सोर्स थी और इस लाइट सोर्स से मुझे क्या मिल गई, सिंगल लाइट सोर्स मिल गई। जब सिंगल लाइट सोर्स मिल गई तो मैंने क्या किया कि अब वही दीवार में बजाय एक सुराख के दो सुराख कर दिए। और फिजिक्स की टेक्निकल लैंग्वेज में कहूँ तो मैंने स्लिट्स बना दी। कितनी स्लिट्स बना दी, दो स्लिट्स। अब लाइट जो है वो इस स्लिट 1 से भी पास होगी और इस स्लिट 2 से भी पास होगी। अब 1 से जो पास होगी और 2 से जो पास होगी उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर लाइट क्या कर रही होगी, रीइंफोर्स कर रही होगी। जिन पॉइंट्स पे रीइंफोर्स कर रही होगी उन पॉइंट्स पर हमने ये स्टडी करना है कि आया कि कहाँ पर हमें ब्राइट मिल रही है, कहाँ पर डार्क मिल रही है। ठीक है, मेरा ताल्लुक इससे पहले पहले था। व्हाट डू यू मीन बाय द फेस कोहेरेंस, फेस कोहेरेंस के मीनिंग क्या होते हैं। तो फेस कोहेरेंस के मीनिंग मेरे बच्चा ये थे कि हमारे पास दो ऐसी लाइट सोर्स हों जिनकी वेवलेंथ सेम हो। तो बेटा यहाँ से एक ही लाइट सोर्स हमने यूज़ की थी, ये सिंगल स्लिट से पास हुई, फिर यही लाइट जो है डबल स्लिट से पास हुई। तो मेरे बच्चा ये जो लाइट थी, ये जो मेन लाइट सोर्स थी वो क्या थी, सेम फेज सेम वेवलेंथ की थी, सेम फ्रिक्वेंसी की थी, सेम एम्पलीट्यूड की थी, ट्रैवल कर रही थी सेम मीडियम में। तो मैं भी यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये जो एक लाइट सोर्स से दो लाइट सोर्स बनाई है ये कहलाती हैं फेज कोहेरेंट लाइट सोर्सेस। क्या कहलाती हैं, फेज कोहेरेंट लाइट सोर्सेस कहलाती हैं, जिनकी वेवलेंथ सेम है, जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम है, जिनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, जिनका ट्रैवल डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सेम है। तो ऐसी लाइट सोर्स क्या कहलाती है, फेज कोहेरेंट लाइट सोर्स। जब तक फेज कोहेरेंट लाइट सोर्स नहीं होगी तो इंटरफेरेंस फेनोमेनन ऑफ लाइट भी नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये पहली कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। दूसरी कंडीशन भी इसी डायग्राम में छुपी हुई है, वो क्या, कि स्लिट S1 और स्लिट S2। ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्लिट यहाँ पर बना दी, एक स्लिट हमने यहाँ पर बना दी, लाइट सोर्स हमने यहाँ पर रखी, तो लाइट तो यहाँ से कहीं गुजर जाएगी या किसी एक स्लिट से गुजरेगी, दोनों स्लिट से पास नहीं होगी। तो स्लिट्स को भी एक दूसरे के करीब होना चाहिए। अभी आगे देखते हैं। ठीक है, ये एक डायग्राम है जो मैं आपको इधर ड्रॉ करके बता रहा था। यहाँ पर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ कि जनाब एक ही लाइट वेव है, जब इन दो सुराखों से, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, स्लिट्स का नाम दे रहे हैं, स्लिट S1 से और स्लिट S2 से गुजरेगी तो ये रीइंफोर्स करेगी
या सुपरपोज करेगी, जिसकी वजह से हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जनाब लाइट के फिनोमेनन मिलेंगे। अभी हमने आगे देखना है, लेकिन अभी हम कंडीशंस देख रहे हैं पहले। तो फेस कोहेरेंस की कंडीशन उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो फेस कोहेरेंट की कंडीशन ये है कि ये डिफरेंट लाइट ऑफ वेव निकल रही हैं, और ये आपको जो जनाब पहली फिगर है और ये दूसरी फिगर, पहली फिगर में तमाम लाइट वेव जो हैं वो तमाम क्रस्ट की क्रस्ट एक साथ, ट्रफ की ट्रफ एक साथ, क्रस्ट एक साथ, ट्रफ एक साथ, इसमें कई लाइन ऑफ लाइट्स मौजूद हैं। ये तमाम एक ही फेज में, एक ही शक्ल में, एक ही तरीके से जा रही हैं, तो ये इन फेज कहलाएंगी, फेस कोहेरेंस कहलाएंगी। नंबर 2, फेस कोहेरेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही इसमें। ठीक है, आपके जल्दी समझने के लिए। बहरहाल अब आगे देखते हैं। लाइट हमने फेस कोहेरेंस की तो बात की, दूसरी हम बात कर रहे हैं कि लाइट सोर्स जो है लाजमी तौर पर मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनो मीन एक, क्रोमैटिक वर्ड निकला है, क्रोम से, क्रोम कहते हैं कलर को। इसका मतलब ये होता है कि सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये भी कंडीशन इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट कंडीशन है कि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द वेव मस्ट बी इक्वल, जो बता चुका हूँ मैं कि इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड ऑफ वेव जो है वो भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव भी वो इन अ लाइन होना चाहिए। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लाजमी अप्लाई होगा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा स्लिट्स डिस्टेंस मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, अगर ये लिखा नहीं है तो ये मैं बता रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं ब्राइट फ्रिंजेस। क्या कहते हैं? ब्राइट फ्रिंजेस। और ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, डार्क फ्रिंजेस। अच्छा, इस लास्ट हमारे पास कंडीशन नहीं है, दिस इज नोटिंग पॉइंट। क्या है कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो कंसिस्ट करता है अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स पर, जिन बैंड्स को हम नाम देते हैं क्या? फ्रिंजेस का। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, अब काइंड्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की दो टाइप्स होती हैं। ये आप देख रहे हैं ब्राइट फ्रिंजेस, और ये आप देख रहे हैं डार्क फ्रिंजेस। ठीक है बेटा, ध्यान में रखिएगा। ब्राइट का मतलब कंस्ट्रक्टिव होता है, डार्क का मतलब डिस्ट्रक्टिव होता है। अंधेरा कब आता है? जब आप डिस्ट्रक्टिव काम करेंगे। रोशनी कब फैलती है? जब आप कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे। इसी तरह दो टाइप्स हो गई, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और थीम में क्लियर कर दूं कि ये आपके पास वेव है, और क्रस्ट टू क्रस्ट डिस्टेंस जो है वो कहलाता है लैम्डा। क्या कहलाता है? लैम्डा। या ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस भी क्या कहलाता है? लैम्डा। तो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या आता है? लैम्डा आता है। और याद रखिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए, क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि जब एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट पर फॉल होता है तो ये समझ लें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के तहत एक बड़ा क्रस्ट मिलता है। या एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ पर फॉल होता है तो एक बड़ा ट्रफ मिलता है। ये शो करता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। इसको शो करता है कंस्ट्रक्टिव, यानी पिछली तमाम कंडीशन हमने फॉलो की और फिर ये हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट फ्रिंजेस मिली। ठीक है बेटा, ये बहरहाल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, और आपको बता चुका हूँ क्रस्ट टू क्रस्ट डिस्टेंस लैम्डा होता है, ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस भी क्या होता है? लैम्डा होता है। तो इस तरह कंडीशन पढ़ने में हमें क्या रहेगा? इजी रहेगा। यही सारी बात इन राइटिंग जो है बेटा आपको मेंशन कर दी है। ठीक है, और इससे आगे कंडीशन हम देखेंगे जनाब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का या मैक्सिमम इंटेंसिटी का, जिसे मैक्सिमा भी कहते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के दरमियान फासला क्या है? लैम्डा। तो भाई दूसरे क्रस्ट से तीसरे क्रस्ट के दरमियान भी फासला क्या होगा? लैम्डा। तीसरे क्रस्ट से चौथे क्रस्ट के दरमियान भी फासला क्या होगा? लैम्डा। तो पहली ब्राइट फ्रिंज क्या होगी? 1 लैम्डा। दूसरी क्या होगी? 2 लैम्डा। तीसरी क्या होगी? 3 लैम्डा। चौथी क्या होगी? 4 लैम्डा। पांचवी क्या होगी? 5 लैम्डा। तो बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिलता है?
वो पाथ डिफरेंस एस कहलाता है, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस यानी पहले क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का फासला डिफरेंस ले लो तो वो लैम्डा होता है, दूसरे से तीसरे के दरमियान ले लो तो भी लैम्डा होता है, ठीक है, तीसरे से चौथे के दरमियान ले लो तो भी लैम्डा डिस्टेंस होता है। तो ये कहलाता है दो वेव के दरमियान, ये तो एक ही वेव है, अगर दूसरी वेव यहाँ पर मौजूद हो तो इन दो वेव के दरमियान जो है पाथ डिफरेंस कितना हो जनाब, लैम्डा टाइम्स हो, इंटीरियल मल्टीपल ऑफ लैम्डा टाइम्स हो, तो हम उसे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो एम कहलाता है ऑर्डर ऑफ वेव या फ्रिंजेस, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। प्लस से मुराद ये एक रेफरेंस पॉइंट होगा, अगर नीचे जाएगा तो माइनस वैल्यू, अगर ऊपर जाएगा तो प्लस वैल्यू, ठीक है, तो मतलब एक ही है। तो पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, एम लेमडा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इसे ध्यान में रखेंगे आगे अगर टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, ठीक है बेटा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है, एम लेमडा की कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। तो आप देख लें कि जनाब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाथ डिफरेंस आ रहा है, 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा एंड सो ऑन चलता जाएगा, ये बात मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरी जो कंडीशन है वो कहलाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, ये पूरी बात आप पढ़ते रहिएगा, मैं आपको टेक्निकली समझा रहा हूँ। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये क्विक समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल है, एग्जाम में आपने ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ यहाँ समझना है। एक वेव का क्रस्ट है, दूसरे वेव के ट्रफ पे फॉल हो रहा है, ठीक है, एक वेव का क्रस्ट है, दूसरी वेव के ट्रफ पे फॉल हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, तो दोनों लड़ेंगे, आप अपना सर लड़ा रहे हैं, दूसरा आपको पैर मार रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, लड़ाई होगी दोनों में, जब लड़ाई होगी तो डिस्ट्रक्शन होगी, डिस्ट्रक्शन होगी तो डार्कनेस आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप देखें फिजिकली, अगर आप देखें तो क्रस्ट बड़ा है, ट्रफ छोटा है, तो लेट सपोज हमें छोटा क्रस्ट मिलेगा रिप्लाई में, आंसर में, ठीक है। आप बच जाएंगे, जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो बच जाएगा। तो जब एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पर फॉल हो तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंडिविजुअल के मुकाबले में लेस आती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल के मुकाबले में क्या आती है, लेस आती है, इसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है बेटा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, ये ज़रा जहन में रखिएगा। ये एक वेव हो गई, ये दूसरी वेव हो गई, एक दो, एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पर, या एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट पर फॉल हो, ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन आती है। देखें, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, ये तो हमारे पास बात हो रही थी किसकी बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, ठीक है। हम तो अभी पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ मिलेगा, तो ये ज़रा हमने देखना है। देखें, एम लेमडा हमारे पास था, अब इसमें क्या ऐड कर दें, हाफ लेमडा। क्या मतलब है इसका, ये ज़रा समझते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं बड़ी करके वेव बना रहा हूँ, ट्रस्ट, ट्रफ, ट्रस्ट, ट्रफ, ट्रस्ट, ट्रफ, ट्रस्ट। देखिए, एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, λ/2। फिर ट्रफ और क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, λ/2। क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, λ/2। ट्रफ और क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, λ/2। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि क्रस्ट फॉल हो तो किस पर, ट्रफ पर, या ट्रफ फॉल हो किस पर, क्रस्ट पर, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो मेरे बच्चा, मैं भी तो यहाँ पर यही कह रहा हूँ कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन में λ/2 ऐड कर दो तो वो कंडीशन किसकी बन जाएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्योंकि λ/2 का मतलब है क्रस्ट ट्रफ पे फॉल हो रहा है या ट्रफ क्रस्ट पे फॉल हो रहा है। अगर यहाँ पर m की वैल्यू 0 है तो हमें पहली डार्क किस पर मिल रही है, 1/2 लैम्डा पर मिल रही है। किस पर मिल रही है, 1/2 लैम्डा पर। m पहले बता चुका हूँ, ऑर्डर ऑफ वेव कहलाता है, ठीक है। तो पहली डार्क आपको λ/2 पर, दूसरी डार्क 3 λ/2 पर, तीसरी डार्क 5 λ/2। यहाँ सिर्फ काउंटिंग ऐड करनी, 0 होगा तो हाफ, 1 होगा तो 1 + हाफ 3/2, 2 होगा तो 2 + हाफ 5/2, 3 होगा तो 3 + हाफ 7/2। तो ऑड नंबर ऊपर आएगा, नीचे 2 चलता जाएगा, और इस तरह जो है आपको ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन मिलती जाएगी। तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, m + हाफ इंटू लैम्डा होना चाहिए,
m प्लस हाफ इंटू लेमडा होना चाहिए। ख्याल रखिएगा, ठीक है बेटा, मेरी इन तमाम बातों का ख्याल रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के छोटे सी बात बताने के बारे में आपने ये तमाम चीज़ें क्लियर की होंगी और मेरी इन तमाम बातों को बहुत अच्छे से समझा होगा। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।